हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं आव्यूहों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद आव्यूह गुणन के क्रियागुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही टॉपिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा अगले एक्सरसाइज के लिए, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो आव्यूहों का गुणनफल है यानी मल्टीप्लिकेशन वो बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में आपको गुणा आने लगेगा। इसका गुणा बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आव्यूहों का गुणनफल क्या होता है और इसे करते कैसे हैं। आव्यूहों का गुणनफल क्या होता है और गुणा इसे करेंगे कैसे। ठीक है, हम इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि दो आव्यूहों का गुणा कब होगा। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह है, आव्यूह ए बराबर यहाँ दिया हुआ है 3, 2, 1 और यहाँ -1, 2, 0। दूसरा आव्यूह है बी बराबर 1, 2, -3, 4, -2, 6। तत्व तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इन दोनों आव्यूहों में अगर हम आर्डर लिखें, जैसे इसका आर्डर कितना है, कितने पंक्ति 2, स्तंभ कितने हैं 3, इसमें कितने पंक्ति 3, स्तंभ कितने 2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आर्डर 2 × 3 और यहाँ पर 3 × 2 है। तो जब भी दो आव्यूहों का गुणा होता है तो उसमें आपको ये दिखेगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे ये जो आर्डर है किसका है, आव्यूह ए का है, और ये जो आर्डर है किसका है, आव्यूह बी का है। तो इन दोनों का गुणा ए बी, इन दोनों का गुणा क्या होगा, ए बी, तभी संभव होगा जब इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक आव्यूह ही होगा। उसका आर्डर क्या होगा, ये उसका जो आर्डर होगा ये बन जाएगा 2 × 2, 2 × 2 आएगा। ठीक है, तो इनका जो आर्डर होगा 2 × 2 हो जाएगा। फिर से सुनिए, दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। अगर हम कहें कि एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो इनका गुणा कब होगा, तो हम इसका डेफिनेशन बताएंगे कि दो आव्यूह ए और बी का गुणा तभी हो सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। और जो गुणनफल ए बी प्राप्त होगा उसका आर्डर कितना होगा, पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या। ऐसे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर रहते, इसको छोड़ दीजिए, जो बचा वो आर्डर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसका डेफिनेशन लिखते ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन है, दो आव्यूह ए व बी का गुणनफल ए बी तभी संभव है। दो आव्यूह हैं ए और बी, ए बी का मान तभी आएगा, यानी ए और बी का गुणनफल तभी संभव होगा जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी हम कह सकते हैं कि यदि ए m × p व b p × n क्रम का आव्यूह है
तो गुणनफल ए बी m इंटू n क्रम का आव्यूह होगा। ठीक, यदि a m इंटू पी व b p इंटू n क्रम का आव्यूह है तो गुणनफल a m इंटू n क्रम का आव्यूह होगा। अर्थात a m इंटू p इंटू b p इंटू n, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा और इसका आर्डर इसको हटा देंगे तो m इंटू एन आएगा, m इंटू एन बन जाएगा। ठीक, अब आपको पता चल गया कि कब गुणा होगा, जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो गुणनफल ए बी होगा और उसका कोटि क्या होगा, आर्डर क्या होगा, पता चल गया। अब गुणा में व्यापक तत्व कैसे आएगा, यानी गुणा तो करेंगे, आर्डर और कैसे सेट करना है तो पता चल गया और कब होगा ये भी पता चल गया। तो अगर मान लीजिए व्यापक तत्व लिखना है तो लिखोगे कैसे? ठीक है, तो देखिए गुणनफल ए बी में व्यापक तत्व, गुणनफल ए बी में व्यापक तत्व आव्यूह ए में आयवे पंक्ति व आव्यूह बी में जेवे स्तंभ के संगत तत्वों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल के योग से प्राप्त होता है, ऐसे लिख देते हैं, योग से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। व्यापक तो कैसे निकालेंगे, जब गुणा करने लगेंगे तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, तो वही चीज़ लिखा गया है। गुणनफल ए बी में व्यापक तत्व आव्यूह ए में आयवे पंक्ति व आव्यूह बी में जेवे स्तंभ के संगत तत्वों का गुणनफल के योग से प्राप्त होगा। कौन? ए बी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें यहाँ जितना लिखा गया है वहाँ पर मैं एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ, यानी इन सब का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको गुणा आने लगेगा। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह है ए, इसका मान है 1 2 3 -1 0, चलिए -2 हो गया मान लीजिए। और दूसरा आव्यूह है आपका b बराबर 1 या 2 -1 4 5 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना है आपको। इसको थोड़ा और एक पंक्ति बना ले, 1 2, चलिए ऐसे हो गया। इन दोनों का हमें क्या करना है? गुणा करना है, यानी a का गुणा b से करना है। तो जब a का गुणा b से हो तो उसे ab लिखते हैं, जब b का गुणा a में हो तो उसे ba लिखते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें आर्डर लिखें तो कितना है? 2 पंक्ति 3 स्तंभ। इसमें अगर लिखें 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, यानी इसका गुणा हो जाएगा, यानी हम ए बी को निकाल सकते हैं। ठीक, और इनका आर्डर 2 × 2 बन जाएगा, जो आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ए का गुणा बी से कैसे करें, जो वहाँ हमने लिखा था। हम पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए तो पहले पंक्ति में पहला अवयव, पहले स्तंभ में पहला अवयव, पहले पंक्ति में दूसरा अवयव, पहले पंक्ति में दूसरा अवयव।
यह स्तंभ है, पहले स्तंभ में दूसरा अवयव, पहले पंक्ति में तीसरा अवयव, पहले स्तंभ में तीसरा अवयव। ठीक, तो ये संगत तत्व हो, उनका गुणा करके जोड़ना है आपको। जैसे 1 का गुणा 2 से करो तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 प्लस 2 का गुणा 4 से, 2 गुणे 4 प्लस 3 का गुणा 1 से, 3 गुणे 1। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया तो अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना होगा। तो देखिए 1 का गुणा -1 से करना है तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे -1 प्लस 2 का गुणा 5 से करिए, 2 गुणे 5 प्लस 3 का गुणा 2 से करिए, 3 गुणे 2 हो गया। अब क्या करना है, पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में बारी बारी से हमने गुणा कर दिया। अब दूसरा पंक्ति भी बचा हुआ है। अब चलते हैं दूसरे पंक्ति में। अब दूसरा पंक्ति आपका ये है, ये, और पहला स्तंभ आपका ये है। देखिए अगर ये दूसरा पंक्ति है तो ये पहला स्तंभ है, तो पहले का गुणा पहले से करो, यानी -1 का गुणा 2 से प्लस 0 का गुणा 4 से, 0 गुणे 4 प्लस -2 का गुणा 1 से, -2 गुणे 1। तो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरा स्तंभ लेना है। ठीक, चलिए ये दूसरा स्तंभ है आपका। तो देखिए पहले का पहले से -1 का गुणा -1 से करना है, -1 गुणे -1 प्लस 0 का गुणा 5 से करना है, 0 गुणे 5 प्लस -2 का गुणा 2 से, तो -2 गुणे 2। ठीक, तो अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 4 2 × 8 3 -2 प्लस 0 -2, यहाँ हो जाएगा -1 + 10 + 6 और यहाँ 1 + 0 -4। इसको हल करने के बाद मिलेगा आपको, ये हो गया आपका 13, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर -4 और यहाँ पर -3। तो ये आ गया आपका कितना, ये भी इसका आर्डर 2 × 2 होगा। अब देखिए ए का आर्डर 2 × 3 था, इसको मिटा दे पहले। ये तो केवल समझने के लिए लाइन खींच रहे थे, बाकी आपको खींचना नहीं है, समझना है अच्छे से। तो देखिए अब ए का जो आर्डर है 2 × 3 है और बी का आर्डर 3 × 2 है, तो ये दोनों बराबर है, यानी ए बी आएगा, तो आर्डर 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 प्राप्त हुआ यहाँ पर। अगर यहीं आपसे कोई पूछता, बताइए बी ए का मान कितना है, बी ए, तो बी का आर्डर कितना है, 3 × 2, 3 × 2। ए का आर्डर कितना है, 2 × 3, तो यहाँ पर बी ए भी आ जाता। देखिए दोनों बराबर है, तब वहाँ 3 × 3 हो जाता, कोटि या आर्डर सेट हो जाता। तो यहाँ पर बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ए बी आए वहाँ बी ए भी आए, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं कहीं नहीं आता है। तो इसको एक बार गुणा फिर समझिए, गुणा करते कैसे हैं। हम पंक्ति का गुणा बारी बारी से स्तंभों में करेंगे और संगत तत्व। जैसे पहला पंक्ति लेंगे तो पहले स्तंभ में, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ में। जब पहले पंक्ति का सभी स्तंभों में हो जाए फिर दूसरा पंक्ति लीजिए और सभी स्तंभों में बारी बारी से कीजिए। जैसे जब पहला पंक्ति पहला स्तंभ लोगे तो 1 का गुणा 2 से प्लस 2 का गुणा 2 4 से प्लस 3 का गुणा 1 से। ठीक है, तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में अब आगे चलोगे तो 1 का गुणा 1 से, फिर 2 का गुणा 5 से, फिर 3 का गुणा 2 से करके जोड़ दो, तो ये हो गया। अब नीचे आना है तो नीचे आ जाइए, -1 का गुणा 2 से, 0 का गुणा 4 से, -2 का गुणा 1 से, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो -1 का -1 से यहाँ हुआ, फिर 0 का 5 से हुआ, फिर -2 का 2 से। इसको सॉल्व करने पर ये आपको आंसर मिल गया। इसी तरह से आपका गुणा किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा
वो होगा गुणधर्म, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब के बारे में और हमें गहराई से जानना होगा। गुणा जब किया जाता है तो उसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं जो हम लोग गुणधर्म में पढ़ेंगे। अब आइए उसको समझा जाए कि गुणधर्म क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगला टॉपिक है आपका आव्यूह गुणन क्रिया के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अब दो आव्यूहों का जब गुणनफल किया जाता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं। जैसे पहला फैक्ट है आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सामान्यतः का मतलब कहीं नहीं होता है तो कहीं होता है, यानी हर जगह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अभी वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी तो ये पहला गुण मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप यही याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम का पालन हमेशा नहीं होता है इसमें, ठीक। जैसे अगर इसमें फैक्ट की बात करें, जैसे यदि ए बी परिभाषित है तो कोई आवश्यक नहीं कि बी ए भी परिभाषित हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी आ रहा है यानी ए और बी का गुणा हो जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और ए का भी गुणा हो ही जाए। देखिए जैसे आव्यूह ए का क्रम 4 गुणे 3 व आव्यूह बी का क्रम 3 गुणे 2, तो ए बी संभव होगा लेकिन बी ए संभव नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर एक आव्यूह है ए बराबर 3 × 4 है, बी है 4 × 2, तो बताइए क्या इनका गुणा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति बराबर है, यानी ए बी पॉसिबल है, इनका गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी ए की बात करें तो बी ए की बात करेंगे तो चलिए यहाँ ए लिख लेते हैं, इसका क्रम 3 गुणे 4 है। तो क्या बताओ ये दोनों बराबर हैं? नहीं, यानी बी ए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि यदि ए बी परिभाषित है तो कोई आवश्यक नहीं कि बी ए भी परिभाषित हो। जैसे यहाँ ए बी तो निकल जाएगा लेकिन बी ए नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आव्यूह ए का क्रम 4 गुणे 3 व आव्यूह बी का क्रम 3 गुणे 2, तो ए बी संभव होगा। देखिए इसमें ये बराबर है ये इसके, तो इसीलिए ए बी संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बी की बात है तो बी में ये वाला और इसमें आपका ये दोनों बराबर नहीं है, यानी बी ए पॉसिबल ही नहीं होगा आपका। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर ए का गुणा आपने किया बी में तो ए बी तो आ जाएगा, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि बी का गुणा ए में करो तो बी ए पॉसिबल हो यानी संभव हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये आपका फैक्ट था। दूसरी फैक्ट, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता, यानी यदि ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ए बी आया लेकिन बी ए नहीं, मान लीजिए दोनों आ गया, मान लीजिए ए बी और बी ए दोनों विद्यमान हो, दोनों आ गया, तो यह आवश्यक नहीं कि इनका क्रम ही एक हो, यह कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए ए 5 गुणे 4 का है, ए 5 गुणे 4 का है और बी 4 गुणे 5 का है, तो ए बी का क्रम कितना होगा? अगर ए बी गुणा करेंगे तो इसमें ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसीलिए इसको हटा देंगे तो ए बी का क्रम 5 गुणे 5 बन जाएगा, बी ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए में ये देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसको छोड़ेंगे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 गुणे 4। तो देखिए इस कंडीशन में जैसे कोई एक आव्यूह है 5 गुणे 4 का और दूसरा आव्यूह 4 गुणे 5 का है, तो ए बी तो आ जाएगा, बी ए भी आ जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों आने का मतलब हो कि क्रम बराबर, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। यही चीज़ लिखा गया है, यदि ए बी तथा बी ए दोनों विद्यमान हो तो यह आवश्यक नहीं कि इनका क्रम एक ही हो। जैसे ए 5 गुणे 4 तथा बी 4 गुणे 5 क्रम के आव्यूह है, तो ए बी का क्रम 5 गुणे 5 और बी ए का क्रम 4 गुणे 4 होगा। मैं और आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक आव्यूह दे दिया गया, ठीक है। जैसे
एक आव्यूह है P, इसका जो आर्डर है 3 × 4 है, और एक आव्यूह है Q, इसका आर्डर 4 × 5 है। तो बताइए क्या PQ आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख रहे हैं और इनका आर्डर क्या बनेगा 3 × 5, ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्या QP होगा? QP नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर QP की बात करें तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनका गुणा नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना हो 3, अब तो हो ही जाएगा, ये दोनों बराबर है तो इनका गुणा कितना होगा 4 × 4, ये इसका क्रम हो जाएगा और ये भी पॉसिबल है। तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। अगर एक आव्यूह P है, उसका आर्डर 3 × 4 है, Q का आर्डर 4 × 3, तो दोनों आएगा। PQ भी निकाल सकते हैं, QP भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनका आर्डर सेम हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा फैक्ट, ठीक है। अब देखिए तीसरा फैक्ट क्या कह रहा है। AB तथा BA दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दोनों एक ही क्रम के आव्यूह हों, तो उस दशा में AB को BA के बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए AB भी आ गया, BA भी आ गया और दोनों का क्रम भी बराबर हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके व्यापक तत्व भी आपस में क्या हों, बराबर हों, ऐसा कोई रूल नहीं है। कहीं कहीं मिल सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं यहाँ से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद में एक बार और अच्छे से समझाऊंगा, रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अभी मैं इसका एक फैक्ट बताऊंगा कहाँ करता है, तो हमेशा नहीं करता है। यदि AB परिभाषित है तो कोई आवश्यक नहीं कि BA भी परिभाषित हो। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं है कि A का गुणा B से करने पर AB आ गया, B का गुणा A से करने पर BA भी आए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आव्यूह A का क्रम 4 × 3 व आव्यूह B का क्रम 3 × 2, तो AB तो आ जाएगा लेकिन BA नहीं आएगा, BA का गुणा ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो दूसरा रूल है, AB और BA दोनों आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका आर्डर सेम हो। उसके बाद AB BA दोनों आ सकता है, आर्डर भी सेम होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं व्यापक तत्व ही बराबर हो। तो तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तीनों नियम को हमने एक साथ बताया, जिससे आपका अंतर भी स्पष्ट हो जाए। देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसका जो सेकंड वाला गुण है वो क्या कह रहा है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम आपका आव्यूहों के योग में भी था, वितरण नियम भी था। तो अब देखिए अंतर भी आपको पता चलेगा। साहचर्य नियम जो होता है आव्यूहों के गुणनफल में भी लागू होता है, यानी पालन करता है। आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है यदि वे गुणनफल के अनुरूप हो, अर्थात जैसे अगर A B C 3 आव्यूह है तो वो अनुरूप होने चाहिए A के बाद B, B के बाद C, A के बाद B, B के बाद C, ये अनुरूप है, ठीक है। अगर इस क्रम में है तो वह गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करेगा। और A B C 3 आव्यूह है तो क्रम M × N, N × P, P × Q क्रम के आव्यूह हैं A B C। अगर 3 आव्यूह हैं उनका जो क्रम है एक ही हो, जैसे A के बाद B, B के बाद C, इस तरह से रखा हो, तो वो साहचर्य नियम का पालन करेंगे। एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में आपको इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो हम पहले यहाँ क्या करते हैं, BC का गुणा कर लेते हैं, फिर A से निकालते हैं, AB का गुणा करते हैं, फिर C से निकालते हैं, तो लास्ट में देखेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अगले वीडियो में आपको इस पर एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा साहचर्य नियम पर, ठीक है। अब देखिए अगला जो नियम है आपका वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, यानी आव्यूह गुणनफल वितरण नियम आव्यूहों के योग नियम का पालन करता है। इस नियम को हमने पिछली वीडियो में इसको सिद्ध भी किया था। सेम यही नियम था, वहाँ पर K था तो KA + KB आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर A B C है
तो अगर ये योग है तो इनका गुणा करेंगे तो ए बी ए सी हो जाएगा। ठीक है, यानी वितरण नियम या बंटन नियम आप व्यूहों में भी लागू होता है। तो ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। जैसे अगर दोनों नियम को संख्याओं की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पुरानी कक्षाओं में बताया गया होगा, जैसे 3 संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे यहाँ पर भी 2 गुणे 3 गुणे 4, तो इधर हम इनका गुणा करें इनका गुणा करें तो दोनों बराबर आएगा। 3 का गुणा 4 से 12, 12 दूना 24, 2 का गुणा 3 से 6, 6 चौका 24, दोनों बराबर आएगा। ऐसे यहाँ पर भी होता है ये। अगर हम यहाँ देखें जैसे 2 3 + 4 है, तो अगर इसे हम हल करें डायरेक्टली, जैसे बोडमास रूल लगाएं 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7, तो आएगा 14। अगर हम वितरण नियम लगा दें 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तब देखो कितना आएगा, 2 3 कितना हो गया 6 और 2 चौका 8, यानी कितना होगा 14। तो देखिए वितरण नियम यहाँ भी काम करता है। ये आपको मिल जाएगा पुरानी कक्षाओं में, इस नियम वहाँ पर बताया गया वहाँ पर। तो ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम पालन करता है, आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम आव्यूह के योग के नियम का भी पालन करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला गुणधर्म है आपका 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, यानी 2 आव्यूह ऐसा हो जो शून्येतर हो, यानी शून्य आव्यूह न हो, तो शून्य आव्यूह के रूप में ये आपका रूल है। यदि ए बी एक शून्य आव्यूह है, जैसे मान लीजिए ए और बी का गुणा करने पर ए बी शून्य आव्यूह आ गया, तो यह आवश्यक नहीं कि आव्यूह ए या बी शून्य आव्यूह, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसे आपने गुणा किया ए और बी का और शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई शून्य आव्यूह है। आपने देखा यहाँ ए है यहाँ बी है, इसको हल करेंगे तो ये शून्य आव्यूह मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपका हो गया 2 शून्येतर आव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह। अगर 2 आव्यूहों गुणनफल शून्य आव्यूह हो तो कोई आवश्यक नहीं कि ए या बी शून्य आव्यूह है इसमें से कोई। अगला जो है आपका निरसन नियम है, कैंसिलेशन लॉ, यानी आव्यूहों का जो गुणनफल होता है सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 3 आव्यूह है, ए बी सी, 3 आव्यूह दिया है यहाँ पर। अगर हम ए बी निकालें तो वो भी शून्य आव्यूह और ए सी निकालें वो भी शून्य आव्यूह मिलेगा। अर्थात ए बी बराबर ए सी दिख रहा है कि दोनों शून्य आव्यूह है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी आपस में क्या हो बराबर। जैसे देखिए अगर ए बी यहाँ पर है, ए सी यहाँ है, तो अगर देखा जाए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बी और सी आपस में बराबर, देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए ए बी बराबर ए सी मिला है, तो वैसे तो देखा जाए कि कट जाएगा तो जो आव्यूह बी और जो आव्यूह सी है वो दोनों बराबर नहीं है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों मान जरूर बराबर हैं लेकिन B और C आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसके कहने का मतलब ये था। तो ये आपका हो गया कौन सा, निरसन नियम, 5वां नियम हो गया। अब देखिए आपका अंतिम नियम आपका क्या कह रहा है। अगला गुणधर्म है आपका बहुत ही खास है ये, किसी आव्यूह A को इकाई आव्यूह I से गुणा करने पर आव्यूह वही रहता है, अर्थात AI बराबर IA बराबर A। जैसे अगर मैं एक आव्यूह ले लूँ A, इसका जो एलिमेंट है 1 2 -1 3 कुछ भी ले लीजिए, और एक आव्यूह I उसी क्रम का 1 0 0 1, ठीक है। तो ये इकाई आव्यूह है, तो अगर हम इनका गुणा करें तो वही मिलेगा आपको AI। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले का पहले से एक एक कम 1 प्लस 2 का गुणा इससे 0, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा 0 से 0 प्लस, अब 2 का गुणा 1 से 2 कम 2, तो यहाँ पर पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। अब क्या करना है, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो -1 का गुणा 1 से, -1 प्लस 3 का गुणा 0 से 0, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ
सॉरी दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो -1 का गुणा 0 से 0 प्लस 3 का गुणा 1 से 3। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 -1 और 3। देखिए वही आ गया, यानी यहाँ पर क्या मिला हमें a, दोबारा फिर मिल गया वही a और i का गुणनफल क्या हो गया a हो गया। अगर आप i a निकाल लें i a तब देखिए क्या मिलेगा। तो मान लीजिए 1 0 0 1 है, यहाँ पर पहले हो गया इंटू a। अब a का मान रखेंगे आप, ठीक है, तो उसके बाद 1 2 -1 3। तो यहाँ पर अगर आप इसे हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1, इसका गुणा इससे 0 से, तो 0 मिलेगा। 1 2 जा 2, 0 गुणा 3 से 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से 0 -1, यहाँ 0 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 -1 2 3। तो आप देखेंगे i a ये किसके बराबर आ गया a के, यानी किसी अवयव का इकाई अवयव से गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। तो यही चीज़ हमने क्रम विनिमय में बताया था कि अवयवों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता। एक ये केस होता है आपका यहाँ पालन करता है, और भी ऐसे कुछ अंक हो सकते हैं या संख्या हो सकती है जहाँ बराबर आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली आपका बराबर आएगा, यानी क्रम विनिमय नियम के एक प्रकार से यहाँ पालन हो रहा है। तो ये हो गया आपका अवयव गुणन क्रिया के गुण पूरा समाप्त, और आज का टॉपिक भी यही हो गया समाप्त। अगली वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और अवयवों का गुणा का जो एग्जाम्पल है अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ तो हमने पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिया है प्रकार से। अब हम लोग गुणा सीखेंगे अगले वीडियो में। एग्जाम्पल वहाँ पे रहेंगे, इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस एग्जाम्पल को मैं बताऊँगा। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।